यूजीसी को लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला 19 मार्च को आने वाला था, लेकिन डेट टाल दिए गए हैं। अब तक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताए गए हैं। पटना में भी आपने देखा कि किस तरह से महा आंदोलन देखने को मिला। उसमें भी कई छात्रों ने, खास करके मनीष यादव ने, जो छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। उसको लेके भी लगातार सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ, जो खास करके यूजीसी के विरोध वाले लोग हैं, वो कैंपेनिंग चलाए हुए हैं। दोनों मसले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जाने माने एडवोकेट हाईकोर्ट पटना के अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। और क्यों टला यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्या जानकारी है अब तक? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो 19 मार्च को फिक्स था डेट, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद फिक्स किया था और ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का बहुत ही केस था। लेकिन इसमें टलने का, उस दिन सुनवाई जो टल गया, उसके पीछे रीजन ये है कि एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक केस आ गया जिसमें 9 जजों का एक बेंच बनाया गया और उसका भी डेट उसी दिन फिक्स किया गया 19 मार्च को। और वो 9 जजों की बेंच ने लगातार दिन भर उसी केस के सुनवाई में समय निकाल दिया और इस प्रकार से, लेकिन उसमें फैसला भी नहीं हुआ, वो भी जजमेंट रिजर्व ही रहा। और इस वजह से कि इंडस्ट्री का परिभाषा क्या होगा, यही उसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ था। इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग, तो उद्योग का परिभाषा क्या होगा, ये डिफाइन करना था। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने मिल करके इस पर निर्णय देना था। उसी के सुनवाई में दिन भर टाइम मर गया और इस वजह से 35 नंबर सीरियल पर ये हमारा केस जो आपका है यूजीसी वाला, वो लिस्टेड था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक ही केस में दिन भर बहस होता रह गया। इसके वजह से 19 मार्च को ये केस सुनवाई नहीं हो सका। लेकिन मैं माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो केस है यूजीसी रेगुलेशन, इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो मामला है, वो देश की जनसंख्या है 140 करोड़, उसमें 125 करोड़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और ओबीसी हैं। और इन 125 करोड़ के बाल बच्चों के भविष्य का ये सवाल है। तो इतना पब्लिक इम्पोर्टेंस का ये मुद्दा है और इसको जो है आप प्रायोरिटी पर नहीं ले रहे हैं। इसके वजह से देश के ये बड़े समाज के जो बड़े संख्या हैं, जिनकी संख्या है 125 करोड़, उनमें ये आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ही अपना ही दर्जनों डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, मतलब देर से दिया गया न्याय नहीं देने के बराबर होता है। तो इस सिद्धांत को मानते हुए जितना इम्पोर्टेंस वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था, उससे कहीं कम इम्पोर्टेंस इस केस का नहीं था, क्योंकि 125 करोड़ गरीब समाज के एससी, एसटी, अति पिछड़ा और ओबीसी के बच्चों के भविष्य का ये सवाल था। इसलिए इसकी भी सुनवाई प्रायोरिटी बेसिस पर करनी थी। लेकिन 19 तारीख को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का वो मामला आ गया और उसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सारे न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश लगभग उसमें बेंच था और 9 उसी में इंगेज रह गए। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि अति शीघ्र इसमें एक डेट फिक्स किया जाए, विद इन टॉप 5 केसेस इसको रखा जाए और इसका सुनवाई करके, और जितना जल्द हो। देखिए, कोई भी केस में एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष, और जज होता है निष्पक्ष। और निष्पक्ष को ये नहीं देखना है कि सामने कौन है। देखिए, पहले जो कंसेप्ट था, जज के न्याय की देवी के आंख में पट्टी बांधा हुआ रहता था। उसका पर्पस यही था कि आपको ये नहीं देखना है कि पक्षकार कौन है, हमारे लोग हैं कि हमारे विरोधी लोग हैं, कौन लोग पक्षकार हैं, ये नहीं देखना है। आपको आंख खुला नहीं रखना है, आपको दिमाग खुला रखना है, कान खुला रखना है कि किसका पक्ष मजबूत है। और दोनों देवी अंधी एक तरह से बांधा रहता था, काला पट्टी, उसका सिंबॉलिक अर्थ ही था। लेकिन इसको इन लोगों ने भी खुलवा दिया है, पट्टी हटवा दिया है इन लोगों ने, पट्टी खुल खुल गया है। लेकिन ये गलत हुआ है। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही था
कि ऑस्टिन एक बहुत बड़ा जुरिस्ट था, उसने कहा था कि जजेस शुड नॉट एक्ट ओनली इन न्यूट्रलिटी, रादर जजेस शुड एक्ट इन कोल्ड न्यूट्रलिटी। न्यायाधीश को सिर्फ निष्पक्ष ही नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडा निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी पक्ष के तरफ से जरा सा भी उसमें प्रेजुडिस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए कि फलना सामने पक्ष वो है कि वो है। उसको न्यायपूर्ण काम करना चाहिए, जो कानून कहता है वो करना चाहिए। तो हम यही आग्रह करेंगे माननीय जो हमारे न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है, इसको जल्द से जल्द आप फिक्स करके और इसका फैसला सुनाएं। कई मामलों में सर देश ने देखा है कि रात के 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुलते हैं जब पब्लिक का डिमांड होता है, इम्पोर्टेंस होता है और जजमेंट होते हैं। पूरे देश की नज़रें कहीं ना कहीं यूजीसी पे है, कई तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुजन समाज लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी ऐसा क्यों? क्या देखिए, बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी सवाल कर रहे हैं कि क्या चुनाव को देख करके तो ऐसा नहीं किया जा रहा है कि चुनाव में वोट प्रभावित हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारा भारत, और भारत का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसको कोल्ड न्यूट्रल होना चाहिए कि सत्ता पक्ष को फायदा मिल जाएगा कि विपक्ष को फायदा मिल जाएगा कि किसको क्या हो जाएगा, इस केस के पेंडिंग रखने से किसको लाभ मिलेगा, किसको हानि होगा, ये सब सोचना ही नहीं है। उनको सिर्फ ये देखना है कि इसमें न्याय क्या होगा और इसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस कितनी है, ये बात कंसिडर करना है और कोल्ड न्यूट्रल होकर के इसमें जजमेंट देना। बहुजन समाज के छात्र लगातार कॉलेजियम पर भी सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मामला बनता है क्योंकि यूजीसी का जब आया था गाइडलाइंस, 2 या 3 दिन सवर्ण समाज ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको स्टे लगा दिया गया था, बहुत टाइम नहीं लिया गया था। लेकिन वही आज बहुजन समाज महीना भर से ऊपर हो गए, सड़कों पे है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। देखिए, ये तो हम भी शुरू से बोलते रहे हैं और हम बार बार कहते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर के 395 टोटल आर्टिकल है, सारा अध्ययन हमने गहराई से किया है, कहीं भी कॉलेजियम का नामो निशान नहीं है भारत के संविधान में। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये जो कॉलेजियम बनाया गया है, कॉलेजियम माने जजेज को चुनने के लिए सिलेक्शन कमेटी है, मनोनीत करने के लिए। सिलेक्शन क्या होता है? मनोनीत होता है। तो जजों को मनोनीत करने के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को मनोनीत करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी है जिसका नाम इन लोगों ने कॉलेजियम दिया है, और ये भारत के संविधान के अनुसार नहीं है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि कॉलेजियम असंवैधानिक है, ये मेरिट किलर भी है। इसमें किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है, एग्जामिनेशन नहीं होता है, रिटन टेस्ट नहीं होता है, मेन टेस्ट नहीं होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। जिसको जो चाहा कॉलेजियम के मेंबर अपने भाई को, भतीजा को, चचा को, दामाद को, जिसको चाहता है 10 बरस का प्रैक्टिस हो गया उसका नाम रिकमेंड कर देता है और जज बन जाता है। राजशाही, हाँ, राजशाही है, एक तरह से मनोनयन है। और जहाँ भी मनोनयन होगा वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, फेवरिटिज्म होगा, भेदभाव होगा, और वही हो रहा है। अभी 9 जजों का नाम पटना हाई कोर्ट कॉलेजियम ने भेजा है, यहाँ से 9 नाम भेजा है वकीलों का हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। 9 के 9 उच्च जाति के हैं, एक फॉरवर्ड मुस्लिम भी हैं, एक वो भी मुस्लिम में जो फॉरवर्ड होते हैं उस वर्ग के हैं। तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट के 200 वकीलों का सिग्नेचर करा करके राष्ट्रपति को भेजा है, प्रधानमंत्री को भेजा है, लॉ मिनिस्टर को भेजा है, पार्लियामेंट के स्पीकर को भेजा है, सारे सांसदों को भेजा है कि इस तरह का ये जो निर्णय है कॉलेजियम का कि भारत के संविधान में 5 वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, एगो जनरल, 6 वर्ग है। तो आप 5 वर्ग को नजरअंदाज कर दे रहे हैं और एक ही वर्ग का नाम भेज रहे हैं। चूंकि कॉलेजियम में 6ठा ही वर्ग है, सब के सब उच्च जाति वर्ग के ही लोग हैं पटना हाई कोर्ट कॉलेजियम में और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भी, इसलिए वो अपने ही वर्ग का नाम आप बार बार रिकमेंड कर रहे हैं। तो एक सेक्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जिसका सेक्शन 16 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी जज अगर न्यायालय का अवमानना करता है, अपमान करता है,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ जज एक्ट नहीं है। जज का अवमानना नहीं होता है, ये इंस्टीट्यूशन जो न्यायालय है उसका अवमानना होता है। तो जिन कॉलेजियम के जजों ने सिर्फ अपने जात के और अपने समाज के, अपने वर्ग के लोगों का नाम रिकमेंड किया है, तो इन्होंने सेक्शन 16 के तहत अपराध किया है। इन्होंने कंटेम्प्ट किया है, न्यायालय का अवमानना किया है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो पद होता है उसका मिसयूज किया है, और इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 16 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और उसमें 6 महीना जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 16 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि कोई न्यायाधीश भी अगर इंस्टीट्यूशन का, न्यायालय का अवमानना करता है तो उसको भी सिमिलर मैटर में 6 महीना का जेल हो सकता है, ये प्रोविजन है। तो ये अपने ही जात का सिर्फ नाम रिकमेंड करना, ये तो बिल्कुल जो है ये अपना पोस्ट और पद का मिसयूज हुआ, और न्यायालय का मानना हो रहा, पूरे दुनिया में हंस रहा है लोग कि भारत एक सिस्टम जो है खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपका कहना? हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ एकदम कोर्ट है, कोर्ट का मानना हो रहा है। एक अपने ही जात का हम भेज दें, अगर हम किसी बड़े पद पर बैठ जाएं और हम सिर्फ खाली कुशवाहा समाज के लोग को जज बना दें तो हम पर भी कंटेम्प्ट होना चाहिए, हमको भी जेल भेजा जाना चाहिए 6 महीना के लिए, क्योंकि हमने जातीयता किया है उस पद पर, बड़े गौरव वाला पद पर बैठ करके पावरफुल अपने पोस्ट और पावर का मिसयूज किया है, इसलिए हमको भी जेल भेजा जाना चाहिए अगर हम ऐसा करते तो। नहीं तो पिछली सुनवाई में आपने देखा कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो उच्च संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, या जो बड़े पद होते हैं वहाँ जातिवाद की गुंजाइश नहीं है। जातिवाद कहाँ होता है बड़े संस्थानों तो ये में? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से पूछा जाना चाहिए कि जब आपने 9 गो जो जज का नाम भेजा है पटना हाई कोर्ट से, 9 वकील का, और 9 के 9 अपने ही वर्ग फॉरवर्ड क्लास का भेज दिया है, न तो उसमें एक शेड्यूल कास्ट है, न एक शेड्यूल ट्राइब है, न एक अति पिछड़ा है, न एक ओबीसी है, और एक माइनॉरिटी भी है तो फॉरवर्ड क्लास का माइनॉरिटी है। तो ये कौन सा न्याय आप कर रहे हैं? अपने पद का मिसयूज मेरिट होगा उनके पास? मेरिट का कहाँ आपने, तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप प्रिलिमिनरी टेस्ट ले लेते, मेन टेस्ट ले लेते, इंटरव्यू ले लेते, और सभी लोगों को उसको बैठने का मौका दे देते, तब न मानते कि आप मेरिट वाले हैं। तो मेरिट को तो आप किल कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम ही मेरिट किलर सिस्टम है। एक सवाल और ये है सर, पटना में जब प्रदर्शन हुआ यूजीसी के समर्थन में, बहुजन छात्र सड़कों पे थे, तो कई युवाओं ने उत्साह में आके मनुस्मृति को जलाया प्रतीकात्मक तौर पे। तो लगातार सोशल मीडिया हो, लगातार उनके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, और केस को लेके बात हो रही है कि केस किया जाएगा। क्या कोई मनुस्मृति जलाता है तो उस पर FIR होगा या नहीं होगा? देखिए, मुर्दा को जलाया ही न जाता है, तो संविधान के आर्टिकल 13 पढ़ लीजिए। संविधान के आर्टिकल 13 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले जितना भी कानून था, या जितना भी परंपरा था, या जितना रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, वो सारा के सारा, सब के सब समाप्त माना जाएगा। तो ये मनुस्मृति भारत के संविधान के लागू जिस दिन हुआ उसी दिन वो डेथ हो गया। मनुस्मृति मर चुका, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई अनुपालन नहीं होता, कोई अफसर उसका अनुपालन। अब उसको मुर्दा को कोई जला दे चाहे जिंदा छोड़ दे, तो ये तो हिंदू धर्म का व्यवस्था है कि मुर्दा को जला दिया जाता है। तो इसमें अपराध कहाँ है? जो एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है उसको जलाइए या रखे रहिए सरिया के, तो कोई मायने नहीं रखता। इसमें कोई केस नहीं बनेगा, इसमें कोई केस नहीं, चूंकि वो संविधान के आर्टिकल 13 के मुताबिक नल एंड वॉइड है। उनकी भावनाएं हाथ हो रही है। कहा जा रहा है कि हमारा आस्था है, सवर्ण समाज खुलेआम कहता है कि हमारी आस्था है मनुस्मृति, हम उसको पूजते हैं, आप जला रहे हैं, तो इस बिना पे कोई केस? तो जिनको आस्था नहीं है वो जला रहे हैं ना। आपका आस्था है तो आप रखे रहिए, वैसे किताब को रखे रहिए जो भारत में लागू ही नहीं है। अब बहुत सा कानून की भी किताबें हैं, लेकिन अब वो कानून खत्म हो चुका है, तो उसको घर में कोई सजा के रखता है तो कोई अपराध नहीं है। अगर कोई जलाता है तो भी कोई अपराध नहीं है कि भाई अभी है ही नहीं तो इसको हम क्यों रखें। जैसे 500 ये 1000 के नोट, 2000 के नोट बंद हो गए है ना, अब नोट को कोई रखे रहिए चाहे कहीं जला दीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए ये संविधान के आर्टिकल 13 के तहत सेफ्टी है मनुस्मृति को जलाने से, या कोई भी ऐसा कानून जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है उसकी प्रति कोई जलाता है तो ये नल एंड वॉइड है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं बनता। ये लोग बार बार कहते हैं कि हमारी आस्था इससे आहत हो रही है। आस्था आहत हो रही है तो मरा हुआ चीज के लिए ना, जो है ही नहीं उसके लिए क्या आस्था आपका हो रहा है?
इसलिए केस मेड आउट नहीं क्यों होगा। जलाते हैं बहुजन समाज के लोग मनुस्मृति, क्या दिक्कत है उससे? हाँ, उसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने खुद जलाया था, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि शूद्र जब चलेगा धरती पर तो धरती अपवित्र हो जाता है, इसलिए उसके गले में हांडी बांधा गया था कि उसी में थूकेगा, जमीन पर नहीं थूकेगा, ना धरती पूरा अपवित्र हो जाएगी। उनके कमर में झाड़ू बांधा गया था, शूद्रों के कमर में, ताकि वो चलेंगे तो अपवित्र होगा धरती, तो पीछे से बहराते चलेगा, साफ होते चलेगा। ये व्यवस्था था, ये मनुस्मृति ये लिखा हुआ है। मनुस्मृति में है और रामायण में भी है। आप देखिए, शंबुक ने वेद का अध्ययन कर लिया था, शूद्र समाज का था, तो उसका गर्दन कर दिया गया। उसी प्रकार एकलव्य जो द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके धनुष चलाना सीख लिया, तो इन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका अंगूठा छल से काट लिया गया। और इस तरह के जुर्म आज भी हो रहे हैं। मनुस्मृति तो आज भी चल रहा है। अब आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की बहाली में क्या है? कोई कानून नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट और यही हाई कोर्ट एड़ी उठा करके कहता है कि अगर वैकेंसी नहीं निकला और सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया बैठने का, तो वो बहाली जो है बिल्कुल असंवैधानिक है, संविधान के आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। क्योंकि 16 में कहता है आर्टिकल में कि देश के हर नागरिक जो एलिजिबल है उस पद के लिए सबको मौका दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की बहाली में मौका नहीं दिया जाना चाहिए? 16 सेक्शन आर्टिकल 16 उसमें लागू होता है कि नहीं? तो ये इन लोगों ने अपवाद बना के रखा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 312 सब क्लॉज 2 में 3 तरह का सेवा है। एक है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है इंडियन जुडिशियल सर्विस। तो 2 गो के लिए तो परीक्षा होता है, IAS और IPS के लिए UPSC लेती है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करके इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाया ही नहीं गया, इसको उसमें नहीं शामिल किया गया और इसको अपने हाथ में रख लिया गया। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक व्यवस्था है कॉलेजियम, और इसके तहत जो है जो भी लोग न्यायाधीश बन रहे हैं वो असंवैधानिक तरीके से जा रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं कि इस कॉलेजियम को जाना चाहिए और उसके जगह पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, और उसमें जितना भी वैकेंसी हो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो वैकेंसी निकले। देश भर के 10 वर्ष प्रैक्टिस जो हाई कोर्ट में कर लिया है, उस सब वकीलों को उसमें भाग लेने का मौका मिले। प्रिलिमिनरी टेस्ट हो, मेन टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, उसके बाद इंटरव्यू हो, मेडिकल टेस्ट हो, तब छान करके जो टैलेंटेड लोग आवे उनको बहाल किया जाए। लेकिन जानते हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, उनको पूरा भरोसा है, पक्का विश्वास है, 100% जानते हैं कि जिस दिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाएगा और एग्जाम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लगेगा, तो उनका एक भी आदमी कम्पीट नहीं करेगा, क्योंकि वे लोग आराम तलबी हो गए हैं। हमारे लोग जो 10 घंटा 8 घंटा खेत में हल जोतते हैं, धूप में बरसात में खेत में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मेहनती कौम है हमारा, तो हम इस AC में और इस चैम्बर में बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्या? जिस दिन कंपटीशन हो जाएगा और फेयर सिलेक्शन हो जाएगा, उन लोगों को पता है, हम लोगों से ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी से ज़्यादा उनको पता है कि हमारा बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग पढ़ता ही लिखता नहीं है। इसलिए कॉलेजियम बना करके और उसको जिंदा रखना चाहता है। ऑप्शन तो ये है, इंटरव्यू नंबर काट लेगा, UPSC नंबर काट लिया गया। हाँ, वही सब बेईमानी, डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल हो जाता है। इसलिए इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। भारत के देश के नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। चलिए, लंबी बातचीत हुई है, पूरी बातचीत को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए।